हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और कल हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी लास्ट में। ठीक है ना, हमने 6 ही केस स्टडी करी हैं। कुछ फैक्टर्स कर हमने ऐड कर दिए थे। आई होप वो सारे फैक्टर आपको क्लियर होंगे। वर्किंग कैपिटल में हमने क्रेडिट अलाउड क्रेडिट अवेल की बात करी। फिक्स कैपिटल में हमने बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ऐड करा। ठीक है ना, और डिविडेंड डिसीजन में भी कुछ ऐड किया था हमने। क्या किया था ऐड? शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस सबसे पहली हेडिंग में ऐड करा। बस मुझे लगता है और तो कुछ नहीं ऐड करा, और कुछ भी किया। अच्छा, बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आखिरी में दो बातें ऐड करके गए थे, टैक्स रेट और एक रिस्क कंसिडरेशन। और वो रिस्क कंसिडरेशन में हमने फाइनेंशियल रिस्क की बात कर ली थी। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता था? inability of firm to meet its fixed financial charges like interest and the principal repayment। देखो, चार चीजें डेट को फेवर करती हैं, पर एक चीज डेट के हमेशा अगेंस्ट है, वो फाइनेंशियल रिस्क। चार चीजें फेवर करती है, मैंने बहुत बार बताया भैया, वो आप याद रखो। ठीक है, टैक्स रेट में भी मैंने जाते जाते एक बात बताई थी बेटा, कि ओवरऑल आपको बेटा अगर आप किसी डेट से पैसा रेस करते हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। अगर मैं कहूँ ना 10% डेट है, तो बेटा मुझे उसकी ओवरऑल कॉस्ट 10% कभी नहीं पड़ती। वो इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट कॉस्ट पड़ती है। वो कल मैंने प्रूफ भी किया था, एक न्यूमेरिकल से समझा भी दी थी। ठीक है ना, इतना कर दिया था। आगे बढ़ाएंगे बात को। बाबू आज भी बहुत सारी नई बातें सीखनी है, लेकिन आज थोड़ा सा पेस रखेंगे। मेरा टारगेट 21 तक का है, 15-16 केस हैं आज। चलो जी बाबू, ए रिक्वायरमेंट पढ़ना। कहता है ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो शालिनी को चूज नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, देख लेंगे बाबू। और बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दो स्टेटेड इन अबव सिचुएशन व्हिच शालिनी शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। बेटा कहता है और कौन से दो फैक्टर हैं अपार्ट फ्रॉम दो स्टेटेड इन अबव सिचुएशन। बेटा इस अबव सिचुएशन में कुछ डिस्कस किए गए उनके फैक्टर, कहते हैं उसके अलावा कोई दो और बता दो जो अब सिचुएशन है, शालिनी को दिमाग में रखना चाहिए। पढ़ते हैं सिचुएशन क्या है। आप पढ़ना फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर पूरा पढ़ दो लास्ट तक। बेटा अगर आपने पूरा पढ़ दिया तो मैं कुछ बात बोलूं। डेट से पैसा नहीं लेना चाहिए शालिनी को। तीन वजहें हैं, एक बात भी, तीन वजहें। बाबू, पहली बात, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वर हाई। पहले ही फिक्स खर्चे ज्यादा है, दो और फिक्स बर्डन लोगे क्या। दूसरी बात, कैश प्रोपोजिशन वीक। कैश प्रोपोजिशन वाज वीक। कैश नहीं है धंधे में, मरना है, नहीं तो मौत को दावत देने वाली बात है। तीसरी बात, शेयर मार्केट बुलिश फेज से गुजर रही है। ऐसे केसेस में इक्विटी अच्छी रहती है ना। अगर शेयर मार्केट बुलिश फेज और रोज बढ़ रही हो तो इक्विटी अच्छी रहती है, डेट के खिलाफ होती है ये सिचुएशन। तीनों बातों से पता लगता है डेट से पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर आप याद करो फाइनेंसिंग डिसीजन, 7 हेडिंग मैंने आपको याद कर दी। कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल, और सातवीं बात है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तीन फैक्टर यहाँ पर है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और बेटा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बाकी चार बातें नहीं है। उसने कहा कोई और दो फैक्टर बता दो बी पार्ट में, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट और कंट्रोल में से कोई बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी। चैप्टर इसलिए याद करा रहा था, कह रहा था हेडिंग रख लो, परेशानी रहेगी वरना केस स्टडी में। बेटा सिंपल क्वेश्चन, एक एक नया फैक्टर ऐड होगा। फिक्स कैपिटल में ना लिख लो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लिखना बेटा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। फिक्स कैपिटल में लेवल ऑफ कोलैबोरेशन।
और मैं समझा रहा हूँ एक बार आपको, ये सुनना आराम से। बेटा कोई फिक्स कैपिटल है, कोई पर्टिकुलर लैंड है 1 करोड़ रुपए की, आप खरीद रहे हो अकेले, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अच्छा अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर लूँ, तो कोलैबोरेशन करना मतलब पार्टनरशिप करना, और मान लो 50-50 पे हो जाए मेरी बात कि 50 पैसे तू डाल 50 पैसे मैं डालता हूँ, मतलब 1 करोड़ की लैंड है, 50 लाख तू डाल 50 मैं डालता हूँ, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अचानक से एकदम से बहुत कम हो गई, हो गई सर। अच्छा मेरा कोलैबोरेशन का लेवल ऐसा, मैंने कहा जी 25-75 तेरे, तूने लैंड ज्यादा इस्तेमाल करनी है, मैंने कम कर दी है, मैं 25 ही डाल दूँ, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और कम हो गई। अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ऐसा, मैंने कहा जी 90-10, 90 तेरा 10 मेरा, तो सर जैसे जैसे लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जैसा जैसा पार्टनरशिप का लेवल होगा, उस हिसाब से आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकती है ना। अकेले पूरी फिक्स एसेट्स बाय करने में और किसी के साथ मिलके बाय करने में फर्क तो है ही। समझ में आ गई बात बेटा? ये केस सेकंड्स में हो जाना चाहिए। पहली बात, रिक्वायरमेंट पढ़ना, सिर्फ एक ही फैक्टर है, फैक्टर्स नहीं लिखा, केस आप पढ़ दो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको पक्का। फोटोकॉपियर मशीन उसने खरीदी है, लेकिन बेटा किसी स्टेशनरी वाले बिजनेस के साथ मिलकर, है ना। तो बाबू अगर वो खुद फोटोकॉपियर मशीन खरीदती तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ही कम, कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इजी वन, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू क्वेश्चन ये मैं ही करूंगा, आप सब सामने देखना। ए पार्ट, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। बाबू आपको कहता है आप ये बता दो शेयर होल्डर को फायदा हुआ या नुकसान, और ईपीएस की रिस्पेक्ट में बताना, और अपनी वर्किंग क्लियरली दिखा दो। अच्छा जी ईपीएस बहुत निकाला है भाई, अब चैंपियन है। बी पार्ट, also state any three factor that favor the issue of debenture by a company as part of its capital structure। बेटा तीन बातें जो डिबेंचर का फेवर करती हूँ, सर मैंने तो चार ही बताई हुई है, पर ध्यान रखे ना बेटा, चार में से जो एक बात है उसकी हेडिंग कोई नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो तीन बातें वही लिखनी पड़ेंगी जो ये लिखवाना चाहता है। देखो चार बातें बताई क्या अभी है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स सेव करा कर देता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एडवांटेज वाली बात कहीं हेडिंग में नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफाइड हेडिंग नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो ये बात मत लिखो, बाकी तीनों लिख दो। भाई टैक्स सेव करा कर देता है, कल हेडिंग लिखवाई टैक्स रेट, ठीक है। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, वो नोट्स में ही हेडिंग है पहले से कंट्रोल, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट कम, फ्लोटेशन कॉस्ट हेडिंग, तीन हेडिंग यही लिखो, ठीक है। अब ए पार्ट की रही बात, बाबू मैं कैलकुलेशन शुरू करने से पहले, कल भी बोल चुका हूं, मैं पहले आरओआई निकालूंगा, है ना। पढ़े क्वेश्चन, के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, शेयर कैपिटल उसके पास 60 लाख रुपए की, और उसका ईपीएस है पिछले साल का 50 पैसे। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख, डाइवर्सिफाई कर रही है 40 लाख और चाहिए। कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर फॉर द सेम। कंपनी क्या कर रही है, 40 लाख कहां से ला रही है, 10% डिबेंचर से ला रही है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस साल में कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाया, जितनी भी कैपिटल लगी है सब पे मिलाकर, और वो 40% टैक्स देते हैं। इधर देखना प्लीज, मैं भाई पहले आरओआई निकाल लो। आरओआई क्या होता है, क्या कमाया क्या लगाकर, भाई 8 लाख रुपए कमाए इस साल में आपने, धंधे में पैसा लगाया आपने 100 लाख, ये मैंने कैसे डिसाइड करा, 60 लाख तो पहले लगे थे, 40 लाख का डेट लगा दिया, 100 लाख लगाकर 8 लाख कमाए, यानी कि बेटा आपकी रिटर्न कितनी है, 8%। पैसा लिया हुआ है 10% डिबेंचर से। सर आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, शेयर होल्डर को लॉस ही होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, इतना तो मैं पहले ही से श्योर हो गया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन दिखानी है, सेकंड्स का गेम है भाई, इतना बड़ा तो मुद्दा भी नहीं है। अब जी कैलकुलेशन शो करते हैं फटाफट से बेटा। ईबीआई इज 8 लाख माइनस इंटरेस्ट, बाबू 40 लाख रुपए डेट से लिए, 10% डेट से, 40 लाख का 10% 4 लाख,
ईबीटी कितना आ गया 4 लाख। बेटा टैक्स देना है कंपनी ने 40%, 4 लाख का 40% टैक्स दे दिया। ईएटी कितना आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईएटी या ईएफई यही है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहली लाइन में था कंपनी का 60 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर मैं मान लूँ 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर है कंपनी के पास 6 लाख। कितना आ गया ईपीएस 40 पैसे। पहले कितना था 50 पैसे। हो गया शेयर होल्डर को लॉस, वो तो एडवांस में करता हूँ। बस यही करना है पेपर में, इतना फॉलो कर लेना मुझे कि पहले आरओआई निकालना। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा वो मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे अपनी कॉपी में। अब जब भी आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं देखूंगा आपको मुझे कितना फॉलो करते हो। आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकंड का क्वेश्चन निपटाओ, आपकी जिम्मेदारी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के अंडर कवर हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो सकता है भाई, बहुत पैसे लगेंगे इसमें। चलो जी, बाबू ये तो केस स्टडी के नाम पर दब्बा है, कुछ है ही नहीं। क्या था, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50 करोड़। कंपनी डिसाइड कर रही है कि कैसे इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करे। अप्रोप्रिएट करे मतलब कितना रखे कितना बांटे, मतलब डिविडेंड डिसीजन की बात चलती है। और सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई 5 फैक्टर बता दो। केस नहीं है ये है केस। एक नंबर लगाओ, पूरी जान पढ़ो, इनका आंसर मत पढ़ना, सारा गलत है आंसर। खैर मैंने बहुत कुछ तो कर दिया है इसमें, पर आप पढ़ो एक बार अच्छे से। लास्ट पैराग्राफ पता लग गया होगा, डिविडेंड डिसीजन है। लास्ट पैराग्राफ से पता लग गया था। कहता था अबाउट डिस्कशन अबाउट अ कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स which decide how much of the profits should be retained and how much has to be distributed by the company। कितने प्रॉफिट कंपनी रिटेन करे और कितने बांट दे, डिविडेंड डिसीजन है। और इसने कहा लाइन कोट करके बतानी है, अब पैराग्राफ से 4 फैक्टर बता। ठीक है, मैंने तो खैर सब कुछ कोट कर दिया। तो इनका आंसर देख लोगे तो हवाई में उड़ जाएंगे, कहीं से कहीं तक चीजें दिखेंगी नहीं, मैच नहीं कर रही। कहता है अभिषेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लॉथ, इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मेनी इयर्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कहते कई साल से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो यार यही तो स्टेबिलिटी है। और वो कह रहा है दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट एनफ प्रॉफिट, इस साल भी बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया। अगर आप चाहो तो इस लाइन से भी बना सकते हो अमाउंट ऑफ अर्निंग। भाई डिविडेंड आफ्टर ऑल कहां से बढ़ता है, करंट ईयर अर्निंग से, पास्ट ईयर अर्निंग से। उसने बता तो दिया कि इस साल में भी अच्छा प्रॉफिट है, यही तो है पहली हेडिंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग। समझ में आई बात, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी बन गया, दूसरी लाइन से अमाउंट ऑफ अर्निंग भी बन गया। आगे बढ़ना, देयर इज एबिलिटी ऑफ एनफ कैश, सॉरी देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन अ कंपनी, कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी, 3 बातें। कंपनी के पास गुड गुड प्रोस्पेक्ट्स भी हैं ग्रोथ के, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, 4 हेडिंग हो गई। आगे बढ़ते जाओ बाबू, लास्ट लाइन इस पैराग्राफ के टेस्ट मेनी शेयर होल्डर हु प्रेफर टू रिसीव रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, एक नई बात ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कहता है it has taken a loan of 50 lakh from ICICI Bank and is bound by certain restriction on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement। बेटा आप लिख लो पहले, डिविडेंड डिसीजन में एक हेडिंग ऐड कर लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। करेक्ट, लिखा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं बता दो 11th क्लास में पढ़ा, मतलब सोचते तो होंगे तुम, कभी कभी मैं इतनी बार बोलता हूँ, मैं खुद भी सोचता हूँ कर आगे। मैंने आगे टर्म कितनी बार बोल दी कि मैंने 11th में पढ़ाया हुआ है। यार मैंने सच में इतना कुछ कराया हुआ, तुम समझते नहीं हो बस इस चीज को। मैं कभी कभी ना फर्क बताता था आपको, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में ना एक फर्क होता है, 2-3 फर्क होते हैं बल्कि। भाई कॉमर्शियल बैंक से आप अरबों रुपए का लोन नहीं ले सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको अरबों में लोन दे देता है। पर बेटा जब वो अरबों में लोन देता है ना, आपके ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन लगाता है, क्या आएंगी मेरी बातें, 2 रेस्ट्रिक्शन। बेटा वो अपना
एक पर्सन बेचते हैं जिसको नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाता है, और वो आपकी टीम में आकर बैठता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डिसीजन मेकिंग करता है। ये बात पता नहीं पड़ी है कि नहीं पड़ी आपने बाबू? एक कंपनी जो 15,000 करोड़ लोन चाह रही है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो दे रहा 15,000 करोड़ को, 15,000 करोड़, कोई 1 रुपया नहीं दे रहा। वो क्या करेगा बेटा? एक अपना पर्सन बेचेगा जिसको आप बोलाओगे नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हर मीटिंग अटेंड करेगा और देखेगा कि आप क्या कर रहे हो उसके पैसे कस्टम। एक तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, बेटा वो लोन एग्रीमेंट में आपसे साइन करा लेते हैं कि आप बैंक से पूछे बिना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछे बिना डिविडेंड नहीं बांट पाओगे 1 रुपए का। हुआ क्या वरना? मान लो 15,000 करोड़ रेस करे, आपने 3-4 हजार करोड़ कमा लिए पहले साल। आपने क्या करा? 10% पे रेस किए हुए 15,000 करोड़, 1,500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बांटा दिया, और क्या करा? बाकी डिविडेंड बांट दिया। भाई क्या सोचता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है पैसे मेरे, मुझे देंगे शेयर होल्डर। आप मुझसे पूछे बिना डिविडेंड नहीं बांट सकते। सबसे पहले मेरे पैसे की वापसी सोचो, उसके बाद सोचना डिविडेंड बांटने की। बेटा इससे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया आपके डिविडेंड बांटने पर, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपके डिविडेंड बांटने पर। और किससे? लोन एग्रीमेंट से, लोन कॉन्ट्रैक्ट से। तो इससे टर्म बड़ी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है जी। वैसे एक बात बताऊं, 11th की वीडियो आज तक है मेरे पास तुम्हारे बैच की, वहां पर ये टर्म नहीं आई थी, पर मैंने वहां पर ये टर्म बोली थी। मैंने कहा था 12th में आ जाओ, इस टर्म का नाम बताऊंगा तुम्हें, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट है। सिर्फ वहां पर एनसीईआरटी में पॉइंट है ये वाला। चलो खैर, बात किया, किसी दिन तो अहमियत समझ आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। यहाँ से जाने के बाद अच्छे अच्छे क्वालिटी से आगे बढ़ सकते हैं, पक्का से। चलो बाबू, अब ना 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं जिन पे मैं 5-6 मिनट लगाऊंगा, तभी मैंने बोला था मैं 21 तक 22 तक आज कराऊंगा। बाबू अब ना देखो, एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि उसके हिसाब से आपको डिसाइड करा सकूं। कहता है अमित इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू बिग इंडस्ट्रीज। अमित क्या चला रहा है बेटा? एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा है, कहता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्विस दे रहा है। कहता है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दो क्या होगी, ज्यादा या कम, और सपोर्ट करो अपने आंसर को एक रीजन देकर। सर आपने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में उसका नेचर ऑफ बिजनेस देखना है। बेटा वो सर्विस में एंगेज है, सर्विस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ही बहुत कम होती है, खत्म काम। सिर्फ यही लिखना है। 5 क्वेश्चन है बैक टू बैक, समय नहीं खर्चेंगे। आगे बढ़े, आप बताते जाना बस आंसर। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बताना। बताओ उत्तर। अच्छा, बिजनेस का नेचर कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस? ट्रेडिंग कंसर्न। वर्किंग कैपिटल पूछा है या फिक्स कैपिटल? वर्किंग कैपिटल कम। भाई मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे ज्यादा चाहिए होती है, उसके बाद तो कम ही चाहिए होती है। और बेटा कोई भी 2 और फैक्टर बताने हैं बता देंगे, जो हमें आसान लगेगा वो देख लेंगे। आगे बढ़ो फटाफट से, आंसर बताना। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले ढंग से, फिर पूछूंगा। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एंगेज्ड है, नेचर क्या है? सर्विस। चाहे फिक्स कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, जो भी पूछी है कमी है, वर्किंग कैपिटल पूछिए कम है। बाबू बात सिंपल सी है, कहता है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहा है और डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। कहता है कोई भी 2 फैक्टर बता दो जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। देखो पूछे तो उसने कोई भी 2 फैक्टर, पर मेरे पास तो दोनों का ही हिंट था। अगर उसने कहा बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, ऑपरेशन का स्केल बढ़ा रहा है, और बाबू अगर उसने कहा डाइवर्सिफाई कर रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन भी मैंने हेडिंग पढ़ी है। मैं ये दोनों भी चिपका सकता हूँ, आप चाहो तो कोई भी 2 चिपका सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलो पढ़ना। मनीष वैसे ऐसा कुछ कर नहीं रहा जैसा लिखा है।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या पूछा हुआ है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है और डाइवर्सिफाई कर रहा है, फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले कोई भी दो फैक्टर, कोई भी दो लिख देना। अगर यही दोनों लिखने हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया तो वो दोनों भी लिख सकते हो। आगे बढ़ो जी, फटाफट से आंसर। वेयर हाउसिंग, सर्विस सेक्टर, चाहे कोई भी पूछा हो, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल दोनों ही कम सर्विस में, तो बाकी बात वही है जो पिछले दो क्वेश्चन में ही लगातार। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है जी। अब मेरी बात प्रूव होगी, दिन बहुत लग गए, प्रूव एक बात प्रूव पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव व्हिच हैज बीन डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में जितने बड़े हैं सब फाइनेंशियल कंसेप्ट है। एक का नाम सोचना मुश्किल होगा बिना केस पढ़े, सारे ही फाइनेंशियल कंसेप्ट है, तो केस तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, बी पार्ट पढ़ना, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी जनरल बातें हैं। कोई दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ जिससे फाइनेंशियल हेल्थ पता लगती है किसी बिजनेस की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पोजीशन भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग रेशियोज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझदार हो गए। आगे बढ़ोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आएगी। अभी कैश फ्लो पढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो फंड फ्लो भी पढ़ोगे, वो भी इसी का पार्ट होता है बाबू। मजेदार बात बेटा, अब इससे ना ए पार्ट पढ़ना ना पड़े शायद। ब्रीफली आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। भाई मैंने इस पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट पढ़े किसके ऑब्जेक्टिव है मेरे कोर्स में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा किसी के। भाई फिक्स कैपिटल पढ़ा, वर्किंग कैपिटल पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली बातें पढ़ी, कई ऑब्जेक्टिव थे। फिर पहले पेज पे वापस आया था, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग जाना, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े। प्राइमरी एम, सेकेंडरी एम, प्राइमरी एम एक ही था कि ऑब्जेक्टिव पूछा ना, प्राइमरी एम मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, एंड वेल्थ इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद एनपीएस नॉट ईपीएस। बोला था ना, कहा था ना प्रूव होगा, एक केस स्टडी है एपीसी में, पढ़ना आंसर मतलब बहुत सुकून मिलता है मेरे दिल को। चलो कोई तो मानता है हम सही हैं। आज तक बहुत सारे टीचर हैं मुझे काउंटर करने वाले, मानते ही नहीं अपनी गलती है, ना मानना चाहिए। सर ए पार्ट का आंसर मुझे पता लग गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्योंकि सी पार्ट मैंने अच्छे से पढ़ा, पर फिर भी अगर मुझे बताना हो, एक काम कर दो पुत्र, यहाँ से लेकर ये चार लाइनें पढ़ दो जरा अच्छे से, और बताना ये बातें मैंने क्लास में बोली हैं कभी, चार लाइनें याद रखी। अच्छी जगह से पैसा दो और अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करो। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट different available sources are identified and compared in terms of cost, risk and flotation cost. और ऑप्टिमल यूसेज क्या होता है बेटा? वेयर रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट। बाबू रिटर्न जहां पर एक्सीड कर जाए कॉस्ट, तो सब मेरे वर्ड हैं, इसके बाद भी आइडेंटिफाई नहीं करवाते तो भाई क्या ही बोलूं, चुल्लू पर पानी भर ही लेना। चलो बाबू, इस केस का आंसर आप ही करोगे, फटाफट से पहले अच्छे से चारों रिक्वायरमेंट और केस पढ़ दो, फिर मैं जिससे पूछूं वो आंसर करूंगा। उत्तर, कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बतानी है, प्लीज काम की बात बता रहा हूँ। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं, अभी मैंने 5 क्वेश्चन करे जैसे, आप फटाफट सोचोगे ट्रेवल एजेंसी सर्विस कंसर्न कम, उसने ये भी बोल दिया बड़े अच्छे से, वर्किंग कैपिटल के ऊपर कमेंट करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर स्टेटेड इन द पैरा। और एक बड़ा कमाल का फैक्टर इसने स्टेट किया है, कल पढ़ा दिया था, कल पढ़ा दिया था, क्रेडिट अलाउ। सर क्रेडिट अलाउ कर रही है फॉर्म,
बहुत ज्यादा कर रही है, फ्री में लिबरल क्रेडिट अलाउ कर रही है, भैया ले जाओ आराम से ले जाओ उधार, बड़ा ही लिबरल क्रेडिट सर। इस केसेस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि कौन सा रिस्क अराइज होगा अगर आप अपने फिक्स्ड चार्जेस ना दे पाए, फाइनेंशियल रिस्क कल पढ़ा था, ठीक है। सी पार्ट, डेट को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों बोला जाता है, ड्यू टू टैक्स सेविंग। मैंने आपको कहा था एमसीक्यू क्वेश्चन आए विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट, जिस दिन फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन पढ़ा है उस दिन बताया था। मैंने कहा था अगर ऑप्शन में रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग लिखना, क्यों, ना कोई कॉस्ट ना रिस्क ना फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में रिटेन अर्निंग नहीं है, डेट ऑप्शन है, तो आंसर इज डेट। क्यों, क्योंकि डेट टैक्स सेव कराते हैं, इसलिए उसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। दिखती उसकी कॉस्ट 10% है, होती 7 है, कल दिया था एग्जांपल, ठीक है जी, इसलिए उसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला जाता है। आगे बढ़े। Name and explain the decision that determine the overall cost of capital and financial risk of the company। सर एक ही डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन, जो ये बताता है कितना फाइनेंशियल रिस्क है, कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी कैपिटल की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट की बात करता है, डिविडेंड डिसीजन ये बात करता है कितना प्रॉफिट बांटो कितना नहीं बांटो। फाइनेंशियल डिसीजन इस चीज की बात करता है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी कैपिटल की, मतलब कहाँ से पैसा ले रहे हो और बेटा कितना फाइनेंशियल रिस्क राइज, ठीक है। आगे बढ़ते, दो आए बस और टारगेट थे मेरे आज, कुछ नहीं, सिंपल है बहुत, पढ़ना चाहिए फटाफट से। सी पार्ट का आंसर तो 1 मिनट में है, पढ़ना ही नहीं सी पार्ट के लिए तो कुछ भी। कहता है कंपनी ने कौन से 2 फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं, टोटली 3, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिविडेंड, कोई 2 होंगे, पढ़ लेंगे कि इसमें क्या है। कहता है why do you think that even after employing that the EPS of a company is falling, ROE is less than interest rate होगा तभी हो रही है बात, ठीक है ना। ईपीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ईपीएस क्यों गिर रहा है, एक ही तरीका है उसके गिरने का, इफ ROI is less than interest rate तभी ईपीएस गिर रहा होता है। अब कौन से 2 डिसीजन है वो आप बता देना, पढ़ना फटाफट से। इन्वेस्टमेंट पार्क पे पैसा खर्च दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डेट से पैसा ले लिया, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है जी। और ईपीएस वाली बात का भी आंसर मिल ही गया होगा अगर किस ढंग से पढ़ा तो। आज का लास्ट केस, टारगेट ऑल ओके, इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, एक अक्षर भी, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आप रिक्वायरमेंट पढ़ो, सीधा केस पढ़ो, आंसर होगा आपके सामने। सर आंसर तो मिल ही गया होगा ना, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की भी बात हुई है और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव की भी। चलो उसने जगह रेंट पर ली है और वो भी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर, है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हाँ भगवान एक तरफ खड़ा और एक तरफ जोरू का भाई, जोरू का भाई चूज करना पड़ता है भाई, ठीक है ना, जोरू जान ले लेगी। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, हो गए।